हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हैं और एक अगला टॉपिक लेके। और आज का जो टॉपिक है यह इतिहास से रिलेटेड टॉपिक है। यह टॉपिक आज किसका है? इतिहास से रिलेटेड है। और इतिहास से जो रिलेटेड ये टॉपिक है यह प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध से रिलेटेड है। यह प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध से रिलेटेड है, यानी कि चाहे वो युद्ध प्राचीन इतिहास में हुआ हो, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास में हुआ और चाहे वो आधुनिक भारत में हुआ हो। यानी कि अगर हम बात करें मोटी मोटा तो लगभग 5000 वर्षों के अंतर्गत जितने भी ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए हैं, जितने भी ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए हैं, पूरे युद्ध पर आज डिटेल से चर्चा होने वाली है। इसलिए ये टॉपिक बिल्कुल मत मिस करिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो एग्ज़ाम ऑफ व्यू की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सारे के सारे युद्ध, जितने भी इम्पोर्टेंट बैटल्स हुए हैं, वो भी पूरे के पूरे युद्ध एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको पूरा एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। और ऐसे ऐसे युद्ध के बारे में आज आप सुनेंगे जिसके बारे में कभी आपने सुना ही नहीं होगा। इसलिए बिना समय गंवाए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और आइए हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करते हैं। वैसे अगर पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि समय को देखते हुए कम समय में सिमटना है, वीडियो लंबा ना हो। इसके लिए सिर्फ हम टॉपिक ही चर्चा करेंगे, इधर उधर न जाते हुए। और तो आइए देख लेते हैं हम लोग। यदि हम इतिहास के पहले युद्ध की बात करें, तो पहले युद्ध का चर्चा जो होता है वह दशराग का युद्ध माना जाता है। दशराग का युद्ध जो है ये वैदिक कालीन युद्ध है। यदि हम दशराग के युद्ध की बात करें तो दशराग का युद्ध जो है यह वशिष्ठ और विश्वामित्र, यानी कि जो विश्वामित्र थे और राजा सुदास, यानी कि विश्वामित्र और 10 जनों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो कौन सा युद्ध था? तो वो दशराग युद्ध था। और दशराग युद्ध जो है ये पौरुषणी, यानी कि रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो पौरुषणी नदी है। ठीक, यानी कि रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो पौरुषणी नदी है, यानी कि उसी नदी के किनारे जो है ये युद्ध लड़ा गया था, दशराग का युद्ध। और अंतिम रूप से जिसमें विजय होती है वो राजा सुदास की होती है। एट लास्ट में जो है पराजय कौन होता है? तो विश्वामित्र पराजित होते हैं। चूँकि ये वैदिक कालीन की बात है, तो वैदिक कालीन जो है वो आद्य इतिहास का पार्ट है। तो आद्य इतिहास यानी कि जहाँ से लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन अभी उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो यहाँ की डेट के बारे में जो है वो क्लियर नहीं है। जबकि अगर हम बात करें तो दशराग का युद्ध का चर्चा जो होता है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। वह ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? तो वह ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेखित है। और यह इतिहास का प्रथम युद्ध भी माना जाता है, दशराग का युद्ध इतिहास का प्रथम युद्ध माना जाता है। इसके बाद है जो अगला युद्ध है वह हाइडे स्पीच का युद्ध। अगला युद्ध कौन सा है? हाइडे स्पीच का युद्ध। और हाइडे स्पीच का जो युद्ध है वह 326 बीसी में लड़ा गया था। वह 326 बीसी में लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के मध्य, सिकंदर और राजा पुरु के मध्य। वही सिकंदर जिसे विश्व विजेता कहा जाता है, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा जाने वाला जो युद्ध था उसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध या इसे झेलम अथवा वितेस्ता का भी युद्ध कहते हैं। इसे झेलम अथवा वितेस्ता का भी युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में राजा पुरु ने इतनी वीरता का परिचय दिया, अपने साहस का परिचय दिया कि खुद भी सिकंदर की सेना जो है इस बात से आश्चर्यचकित थी कि आखिर इतनी कम सेना लेकर के और विश्व विजेता सिकंदर को टक्कर देना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद है अगला युद्ध जो है वह है राबर का युद्ध। अगला युद्ध कौन सा है? अगला युद्ध जो है वो राबर का युद्ध है। चूँकि अगर हम प्राचीन इतिहास में बात करेंगे तो इससे पहले एक और युद्ध की बात आती है, वह है कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध है? तो कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो है वो 261 बीसी में लड़ा गया था। क्योंकि अभी हम प्राचीन इतिहास के युद्ध की बात कर रहे हैं तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बहुत ज़्यादा युद्ध नहीं है, लेकिन जो 2-3 इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे दशराग का युद्ध हो गया, हाइडे स्पीच का युद्ध हो गया, और एक महत्वपूर्ण युद्ध जो है वह है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो है वह 261 बीसी में लड़ा गया था। 261 बीसी में अशोक, यानी कि अशोक महान, वही अशोक महान जो मौर्य वंश के शासक हुआ करते थे, अशोक ने
261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा था और इस कलिंग के भीषण नरसंहार के दौरान ही ऐसा माना जाता है कि इस कलिंग के भीषण युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। और कलिंग जो है, यदि हम कलिंग की बात करें तो कलिंग वही है जो आज उड़ीसा वर्तमान में जो क्षेत्र है वही पहले कलिंग हुआ करता था। और कलिंग का एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में भी काफ़ी चर्चा होती है, जो कलिंग का शासक खारवेल था। खारवेल जो है वह हाथी गुम्फा के अभिलेख के बारे में उससे पता चलता है, और वही खारवेल जिसने पुष्मित शुंग तक को भी परास्त कर दिया था, और वो एक महान शासक था। और वही कलिंग जिसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी। तो इस युद्ध में 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, और जिस युद्ध के दौरान ही, इस युद्ध के बाद ही अशोक ने युद्ध घोष को त्याग कर उन्होंने धम्म घोष को अपना लिया। यानी कि अब उन्होंने यह प्रण कर लिया कि अब हम इसके बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। यानी कि अब हम सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए ही कार्य करेंगे, मानव धर्म के लिए ही कार्य करेंगे, मानव के उत्थान के लिए ही कार्य करेंगे। और इसके बाद उन्होंने जो है युद्ध घोष को त्याग करके धम्म घोष को अपना लिया, और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इतना अत्यधिक किया जितना अभी तक किसी ने भी कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ था जिसने इतना ज़्यादा जो है न केवल अपने देश में वरन विदेशों में भी इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। यानी कि बौद्ध धर्म को मठों से निकाल कर एक राष्ट्रीय धर्म बनाने का जो बीड़ा उठाया था वो अशोक ने उठाया था। इसीलिए जो है अशोक को अशोक महान कहा जाता है। इसके बाद है प्राचीन इतिहास के बाद हम आ जाते हैं मध्यकालीन। चूँकि ऐसा माना जाता है कि 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जब अटैक किया जाता है तो वहीं से जो है मध्यकालीन इतिहास की नींव पड़ जाती है। तो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत देखते हैं हम रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? रावर का युद्ध। रावर का युद्ध जो है वो 712 एडी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 712 एडी में लड़ा गया था। और यह मोहम्मद बिन अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य लड़ा गया था। और अंतिम रूप से जो विजय हुई थी वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुई, वह मोहम्मद बिन कासिम को ही विजय हुई थी। और मोहम्मद बिन कासिम ने ही यहाँ पर सबसे पहले जो है जजिया कर को लगाया था। जजिया कर को सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन कासिम ने ही 712 ईस्वी में सिंध पर लगाया था। और यह जजिया कर जो है आगे अगर आप देखेंगे तो यानी कि मध्यकालीन पे जो लगा हुआ जजिया कर था वो आधुनिक भारत तक जो है चलता रहता है। अगर आप देखेंगे फिर आगे चल कर के FST जो है सर्वाधिक FST जो है उसने ब्राह्मणों पर भी ये जजिया कर लगा दिया था। फिर आगे आप देखेंगे तो फिर अकबर के द्वारा भी एक बार जजिया कर समाप्त कर दिया जाता है, फिर पुनः लगा दिया जाता है। औरंगजेब के द्वारा भी एट लास्ट में जो है ये जजिया कर जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा जो है समाप्त किया जाता है। पूरी तरह से जो है समाप्त किसके द्वारा किया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। अगला है पेशावर का युद्ध। रावर के युद्ध के बाद अगला है पेशावर का युद्ध। पेशावर का युद्ध जो है यह 1001 ईस्वी में लड़ा गया था। यह 1001 ईस्वी में लड़ा गया था। क्योंकि 1001 की बात हो रही है तो यानी कि बात हो रही है किसकी? महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी, चूँकि आप लोगों को पता होगा कि महमूद गजनवी जो है 1001 से 1027 के मध्य लगभग 17 बार उसने अटैक किया था भारत पे। उसने कितनी बार अटैक किया था? तो 17 बार अटैक किया था। और इसका जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है वह है 1025 में लड़ा गया। इस 1025 में जो इसका आक्रमण था वह था 1025 में किसके मध्य? यानी कि जो सोमनाथ पे इसने अटैक किया था, सोमनाथ पे अटैक किया था। और वहाँ से इतना ज़्यादा इसने जो है धन लूटा था कि जिसकी कोई हद नहीं। और वहाँ से जो है इसने मूर्तियों के भी तोड़ दिया था, जिसकी वजह से इसे बुद्ध सिकन भी कहा जाता है, यानी कि मूर्ति भंजक भी इसे कहा जाता है। और यह युद्ध जो है 1001 में पेशावर का युद्ध लड़ा गया था गजनी और यानी कि महमूद गजनवी और जयपाल के मध्य। महमूद गजनवी और जयपाल के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और एट लास्ट में विजय किसकी होती है? तो महमूद गजनवी की होती है। इसके बाद है महमूद गजनवी के बाद हम लोग देखते हैं कि आ जाता है टाइम पीरियड किसका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी, क्योंकि मोहम्मद गोरी जो है ये विदेशी शासक रहता है। और विदेशी शासक रहता है, आप लोगों को पता होगा कि मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया जाता है। और वो यहाँ पर आकर के जो है
एट लास्ट में किस तरह से जो है वो तराइन का युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, इसके बाद चंदावर का युद्ध, और एट लास्ट में जो है किस तरह से उसने जो है भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव जो है डाल देता है अपने गुलामों के सहयोग से। अगर आप देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दौस, नसरुद्दीन कुबाचा, ये जो 3-4 उसके गुलाम थे, उनकी मदद से जो है इसने क्या किया कि भारत में जो है, क्योंकि उसकी मृत्यु तो 1206 में ही हो जाती है, और आगे चल कर के जो है इसमें क्या करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आगे चल कर के गुलाम वंश की स्थापना करता है, और इस तरह से जो है भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ जाती है। अगर हम देखें तो ये पहला युद्ध जो है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जो है यह 1191 में हुआ था। 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता था, जिन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी वीरता के साथ 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में उन्होंने मोहम्मद गोरी को धूल चटा दिया, मोहम्मद गोरी को धूल चटा दिया। फलस्वरूप जो है यह 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध यह मोहम्मद गोरी एवं चौहान के मध्य लड़ा जाता है, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य लड़ा जाता है, और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। इसके बाद अगले वर्ष ही तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और तराइन के द्वितीय युद्ध में इस बार जो है बाजी पलट जाती है, फलस्वरूप क्या होता है कि इस युद्ध में 1192 के युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में फिर जो है आमना सामना पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का होता है, और इस बार जो है गोरी बाजी जीत जाता है, यानी कि 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर देता है, और फलस्वरूप जो है पृथ्वीराज चौहान को भी क्या करता है, वह मार देता है। इसके बाद चूँकि आपको पता है, इसके बाद जो है भारत में 2 ही शक्तियाँ उस समय थी मजबूत। अगर आप देखेंगे तो यानी कि चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय यानी कि राय पिथौरा, और गढ़वाल वंश का शासक जयचंद। चूँकि तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के बाद जो है यहाँ कहानी ख़त्म हो गई चौहान वंश की, यानी कि जो मजबूत शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उनकी यहाँ मृत्यु हो जाती है। अब सिर्फ और सिर्फ बचा कौन, जयचंद, और जयचंद ऑलरेडी जो है कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि उसने ही तो स्वयं जो है मोहम्मद गोरी को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया था, भारत में आमंत्रित करने के लिए जो है उसने निमंत्रण दिया था। इसके बाद इस तरह से जो है भारत में जो अगला युद्ध होता है वह है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो है वह 1194 में लड़ा जाता है, और चंदावर का युद्ध जो है वह गोरी और जयचंद के मध्य लड़ा जाता है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य लड़ा जाता है, और इस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी की विजय होती है, यानी कि जयचंद भी चंदावर के युद्ध में परास्त होता है। यानी कि अब यहाँ से उसे ये लगने लगा कि भारत में अब हम क्या करेंगे, शासन करेंगे, भारत में राज्य करेंगे। यानी कि अब ये तय हो गया कि भारत में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं बची थी जो मोहम्मद गोरी का विरोध कर सके। क्योंकि बात मध्यकालीन इतिहास की है, तो यहाँ चूँकि राजपूत वंश चल रहा था, और राजपूत आपस में जो है एक दूसरे को मतलब एक दूसरे में होड़ लगी रहती थी, प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी, जिसकी वजह से कोई एक शासक दूसरे शासक का जो है सहयोग करना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से बाहरी शक्तियाँ जो है उसका फ़ायदा उठाती थी। इसके बाद है अगला खानवा का युद्ध। चूँकि इसके बाद अगर आप देखेंगे तो तराइन का प्रथम युद्ध हो गया, तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया, चंदावर का युद्ध हो गया, यानी कि यहाँ से अब जो है धीरे धीरे चलता रहता है। अब दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ जाती है। फिर इसके बाद आप देखेंगे गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। लगभग अगर आप देखेंगे तो 1206 से लगभग आप देखेंगे तो 1526 तक, यानी कि मोटा मोटे अगर हम मान लें तो 300 वर्षों तक जो है इस तरह से दिल्ली सल्तनत चलता रहता है। अलग अलग वंशों के द्वारा जो है इस पे दिल्ली सल्तनत पे शासन किया जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है कि जिस तरह से यहाँ जयचंद के द्वारा जो है मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया जाता है भारत पे अटैक करने के लिए, तो दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। भारत प्रथम बार जो है गुलाम होता है
इसके बाद आप देखेंगे तो आगे चल कर के यही काम जो है राणा सांगा कर देता है और वह बाबर को आमंत्रित कर देता है बाबर को भारत में जो है आमंत्रित कर देता है। फलस्वरूप जो है बाबर आता है और बाबर के द्वारा जो है जो प्रथम युद्ध लड़ा जाता है वह है खानवा का युद्ध। कौन सा है? पानीपत का युद्ध। अगला कौन सा है? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध जो है यह 1526 ईस्वी में यह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था और इब्राहिम लोदी जो है यह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो युद्ध भूमि में मारा जाता है। यानी कि अब यहीं से जो है दिल्ली सल्तनत की कहानी ख़त्म हो जाती है और साथ ही साथ लोदी वंश की भी कहानी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लोदी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोदी, वह पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में वह मारा जाता है। इसके बाद अगला जो है वह है खानवा का युद्ध। अगले वर्ष ही जो है बाबर अगला युद्ध लड़ता है भारत में, वह है खानवा का युद्ध, यानी कि 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में चूँकि राणा सांगा जो था उसने बाबर से यह आश्वासन दिया था बाबर को कि हम आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि सहयोग नहीं करता है राणा सांगा, जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी इसके बाद क्या होता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद जो अगला टारगेट बनाया वह राणा सांगा को ही बनाया। यानी कि अगला जो है वह खानवा का युद्ध है और खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर का आमना सामना होता है और इस युद्ध में भी बाबर विजयी हो जाता है, क्योंकि इस समय जो है भाग्य बाबर का ही साथ दे रहा था। दुर्भाग्य से जो है राणा सांगा परास्त हो गया, मतलब कि मारा गया इस युद्ध में। क्योंकि राणा सांगा भी एक बहुत बड़ा योद्धा था। इससे पहले जो है इसने खतौली के युद्ध में इसने जो है इससे पहले इब्राहिम लोदी को कई बार जो है परास्त किया था। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले जो है वो खतौली के युद्ध में उसको इब्राहिम लोदी को परास्त कर चुका था। इसके बाद है चंदेरी का युद्ध। अगले वर्ष जो है इस तरह से भारत में जो है बाबर 4 युद्ध लड़ता है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घग्गर का युद्ध, एक वर्ष के अंतराल पे। पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध जो है ये 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध यह 1528 ईस्वी में लड़ा गया था और यह मेदिनी राय और बाबर के मध्य लड़ा गया था। यह किसके मध्य लड़ा गया था? मेदिनी राय और बाबर के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में भी बाबर की विजय होती है। अगला है घग्गर का युद्ध। चंदेरी के युद्ध के बाद अगला जो है 1529 ईस्वी में जो है यह घग्गर का युद्ध लड़ा जाता है और घग्गर का युद्ध यह अफ़गानों और बाबर के मध्य लड़ा जाता है। घग्गर के युद्ध किसके मध्य लड़ा जाता है? अफ़गानों और बाबर के मध्य लड़ा जाता है और इस युद्ध में भी बाबर की विजय होती है। घग्गर के युद्ध में यानी कि 4 लगातार युद्ध जो है इसने एक वर्ष के अंतराल पर लड़ा। 1526, 1527, 1528 और 1529, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घग्गर का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घग्गर का युद्ध। इन सभी 4 युद्धों में जो लगातार विजय प्राप्त करता है। इसके बाद जो है 1530 ईस्वी में आगे चल करके जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यहीं से जो है दिल्ली सल्तनत की कहानी ख़त्म होकर के भारत में जो है मुग़ल सल्तनत की जो है नींव पड़ जाती है। दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल सल्तनत की जो है नींव पड़ जाती है, मुग़ल वंश की नींव पड़ जाती है। तो 1530 में चूँकि बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र हुमायूं शासक बनता है, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर जो है वह अगला शासक बादशाह कौन बनता है? तो हुमायूं बनता है। चूँकि हुमायूं जो है बाबर के मरने के बाद जो है यह हुमायूं शासक बनता है और इसके द्वारा भी कई युद्ध लड़े गए। देख लेते हैं उसमें क्या परिणाम निकलता है। दोहरिया का युद्ध जो है यह 1532 ईस्वी में लड़ा गया। 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध यह हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य लड़ा गया। हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य जो है
दोहरिया का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में हुमायूं की विजय होती है। यानी कि पहला युद्ध जो है हुमायूं ने लड़ा उसमें वह विजय हुआ 1532 ईस्वी में दोहरिया के युद्ध में। इसके बाद है अगला चौसा का युद्ध, और चौसा का युद्ध जो है वो 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और किसके मध्य लड़ा गया? शेर शाह सूरी, यानी कि शेर अफ़गान, शेर शाह सूरी के मध्य जो है यह युद्ध लड़ा गया, चौसा का युद्ध, जिसमें 1539 में, और इसमें विजय कौन होता है? तो इसमें जो है शेर शाह सूरी, यानी कि शेर शाह सूरी जो है वह विजय होता है और हुमायूं परास्त हो जाता है। इसके बाद है अगला कन्नौज। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है यह 1540 में लड़ा जाता है। यह 1540 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा जाता है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा जाता है और इस युद्ध में भी शेर शाह सूरी की ही विजय होती है, यानी कि लगातार 2 युद्धों में जो है हुमायूं परास्त हो गया। इसके बाद है अगला सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध जो है यह 1555 में बैरम खां और सिकंदर सूर के द्वारा लड़ा जाता है। क्योंकि बैरम खां जो था, आप आगे देखेंगे तो बैरम खां जो रहता है ये अकबर का संरक्षक रहता है, तो हुमायूं स्वयं न लड़ करके जो है बैरम खां से जो है बैरम खां को लड़वाता है, यानी कि सेनापति नियुक्त करता है। तो बैरम खां जो है सरहिंद के युद्ध में बैरम खां और सिकंदर सूर के मध्य जो है यह युद्ध लड़ा जाता है और इसमें बैरम खां की विजय होती है, यानी कि हुमायूं की विजय होती है। लास्ट के पहला युद्ध जो है हुमायूं विजित होता है और लास्ट के शुरू के 2 युद्ध वह हार जाता है। इसके बाद फिर आगे चल करके जो सरहिंद का युद्ध रहता है 1555 में, इस युद्ध में जो है वह बैरम खां को लड़वाता है और इस युद्ध में वह विजित होता है। इसके बाद है अगला मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध यह भी जो है 1555 में लड़ा जाता है और इसमें अफ़गान शासक सलार खां और हुमायूं के मध्य जो है लड़ा जाता है। यह युद्ध किसके मध्य लड़ा जाता है? अफ़गान शासक सलार खां और हुमायूं के मध्य, और इसमें हुमायूं की विजय होती है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो चूँकि अगर आप यहाँ से देखेंगे 1540 कन्नौज या बिलग्राम के बाद लगभग जो है या 45 कह लीजिए, लगभग भारत में जो है मुग़ल वंश की कहानी ख़त्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि हुमायूं पूरी तरह से हार चुका था और उसे भारत से निष्कासित होना पड़ा और भारत में जो है वह सूरवंश की स्थापना हो गई। यानी कि लगभग जो है 10 वर्ष के लिए बीच में सूरवंश की स्थापना जो है शेर शाह सूरी के द्वारा की जाती है। चूँकि दुर्भाग्य था, नहीं तो भारत की किस्मत कुछ और होती। शेर शाह सूरी जो है दुर्भाग्य से मारा गया। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ये 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया था। यह अकबर और हेमू जो है ऐसा माना जाता है कि आखिरी हिंदू शासक था। आखिरी हिंदू शासक जो था वो हेमू था और हेमू जो है इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू जो है यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला यह अंतिम हिंदू शासक था। हेमू जो है यह विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक था, यानी कि 14वां, लगभग 14 शासक जो थे उन्होंने भारत में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। तो अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो कौन शासक था, तो वह हेमू ही था। और इस युद्ध में जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध में, चूँकि अगर आप देखेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और यहाँ आप देख रहे हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य लड़ा जा रहा है और इसमें जो है अकबर विजयी होता है। दुर्भाग्य से हेमू परास्त हो जाता है, नहीं तो हेमू अजेय था, इसने जो है एक भी युद्ध ये परास्त नहीं हुआ था। चूँकि दुर्भाग्य जो है भारत के साथ था तो कहाँ से जीतता। इसके बाद है अगला तालीकोटा का युद्ध। पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो है ये 1565 में लड़ा गया। तालीकोटा का युद्ध जो है यह 1565 में लड़ा गया और यह जो है दक्षिण भारत के 2 महान शक्तियों के मध्य युद्ध लड़ा गया। यानी कि अगर आप बात करेंगे विजयनगर, वही विजयनगर
जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी। और बहमनी साम्राज्य जिसकी स्थापना हसन गंगू, अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू के द्वारा की गई थी। इन दो महान साम्राज्यों के बीच जो है युद्ध लड़ा जाता है। और चूँकि आगे चल करके आप देखेंगे तो विजयनगर भी 4 भागों में टूट जाता है और बहमनी 5 भागों में टूट जाता है। तो धीरे धीरे जो है विजयनगर की स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। तो इसका फ़ायदा उठा करके बहमनी के जो 4 राज्य थे, चूँकि 5 भागों में टूटा था, तो 4 प्रांत जो है 4 राज्य मिल करके एक संगठन बना करके जो है उन्होंने अटैक किया विजयनगर पे। और एट लास्ट में तालीकोटा के युद्ध में 1565 में उन्होंने जो है विजयनगर को परास्त कर दिया। और तालीकोटा के युद्ध में बहमनी विजित होता है और विजयनगर परास्त हो जाता है। इस तरह से विजयनगर का पतन हो जाता है। इसके बाद है अगला हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध यह 1576 में जो है यह मुग़ल सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। हल्दी घाटी ऐतिहासिक युद्ध है, बहुत चर्चित युद्ध है, क्योंकि दुर्भाग्य था कि महाराणा प्रताप को जो है कोई टक्कर देने वाला नहीं था। लेकिन इस युद्ध में भी उन्हें मजबूरन जो है मैदान छोड़ना पड़ा। और इस तरह से जो है इसमें मान सिंह की विजय हो जाती है। इसमें क्या होता है, मान सिंह की हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह की विजय हो जाती है और महाराणा प्रताप परास्त तो नहीं हुए थे, घायल हो गए थे, जिसकी वजह से जो है उन्हें युद्ध छोड़ना पड़ा। इसके बाद है अहमदनगर का युद्ध। अहमदनगर का युद्ध जो है यह 1600 ईस्वी में लड़ा गया था। अहमदनगर का युद्ध 1600 ईस्वी में लड़ा गया था। यह अकबर और गोंडवाना की रानी यानी कि चांद बीबी और अकबर के मध्य जो है यह युद्ध लड़ा गया था अहमदनगर का 1600 ईस्वी में, जिसमें अकबर की विजय हो जाती है। अकबर जो है विजित हो जाता है अहमदनगर के युद्ध में। अगला है असीरगढ़ का युद्ध। असीरगढ़ का युद्ध जो है यह 1601 में अकबर और मियाँ बहादुर या मीरन बहादुर अकबर और मीरन बहादुर के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अकबर क्या होता है, विजय हो जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि बाबर के बारे में हमने देख लिया, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। इसके बाद हुमायूं के बारे में भी देख लिया, उसने कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। इसके बाद आ जाता है हुमायूं के बाद अकबर का शासनकाल आ जाता है भारत में, टाइम पीरियड। तो अकबर के द्वारा भी जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे हमने उसके बारे में भी चर्चा किया। इसके बाद है अगला धर्मट का युद्ध। चूँकि जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है वैसे ही तुरंत जो है अकबर की मृत्यु के बाद क्या होता है कि धर्मट का युद्ध जो है लड़ा जाता है। धर्मट के युद्ध में इसके बाद है धर्मट का युद्ध। चूँकि यहाँ से उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उत्तराधिकार का युद्ध यानी कि औरंगजेब और उसके भाइयों के मध्य। तो धर्मट का युद्ध जो है यह 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा के मध्य लड़ा जाता है। और एट लास्ट में जो है चूँकि शाहजहाँ जो था वो अपना उत्तराधिकारी दारा सिकोह को घोषित कर चुका था, जिसकी वजह से चूँकि औरंगजेब जो है वो क्या करता है कि अपने पिता शाहजहाँ को कैद कर लेता है और फलस्वरूप जो है वह बादशाह स्वयं बनना चाहता है, जिसकी वजह से आगे चल कर के जो है उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसमें कई युद्ध लड़े जाते हैं। धर्मट का युद्ध है, सामूगढ़ का युद्ध है, खजवा का युद्ध है, देवराई का युद्ध है। ठीक इस तरह से लगभग 5 युद्ध लड़े जाते हैं। और एट लास्ट में जो है निष्कर्ष निकलता है वो सभी युद्ध में, चूँकि शाह शुजा परास्त होता है तो वो मैदान छोड़ करके भाग जाता है, बंगाल की तरफ चला जाता है। और आगे जो है बाद में उसकी हत्या भी कर दी जाती है। और इसके बाद औरंगजेब भी उसमें विजित होता है। इसके बाद फिर दारा सिकोह के मध्य जो लड़ा जाता है युद्ध, उसमें भी जो है औरंगजेब भी विजयी होता है। बाद में उसने दारा सिकोह को भी कैद कर लेता है। फिर इस तरह से जो है
धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, ये सारे जो है युद्ध उत्तराधिकार के लिए लड़े जाते हैं। और लास्ट में जो है बादशाह कौन बनता है, तो दिल्ली सल्तनत का जो मुग़ल वंश का जो बादशाह बनता है वह औरंगजेब अगला बादशाह बनता है मुग़ल वंश का। इसके बाद है खेड़ा का युद्ध। अगला कौन सा है, अगला है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध जो है ये 1707 ईस्वी में लड़ा गया था। खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह मराठा किसके मध्य लड़ा गया था, तो यह मराठा छत्रपति शाहू और ताराबाई के मध्य लड़ा गया था। यह मराठा छत्रपति शाहू जी और किसके मध्य लड़ा गया था, ताराबाई के मध्य। चूँकि औरंगजेब जो था यह शाहू जी को कैद कर लिया था, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है इसके बाद शाहू को आज़ाद कर दिया जाता है। चूँकि मराठा का नेतृत्व जो कर रही थी वो ताराबाई कर रही थी, और आपस में जो है इसमें क्या हो जाता है कि युद्ध हो जाता है सिंहासन को लेकर के। तो एट लास्ट में जो है शाहू विजित होते हैं और ताराबाई क्या होती हैं, परास्त हो जाती हैं। इसके बाद है खुर्दा का युद्ध। अगला कौन सा है, तो अगला है खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध जो है ये 1737 ईस्वी में लड़ा गया था। खुर्दा का युद्ध 1737 ईस्वी में लड़ा गया था, और यह निजामुल मुल्क और मुबारिज खां के मध्य लड़ा गया था। निजामुल मुल्क, वही निजामुल मुल्क यानी कि हैदराबाद का शासक, निजामुल मुल्क और मुबारिज खां के मध्य जो है यह युद्ध लड़ा गया था। और जिसमें निजाम क्या होता है, विजय होता है, निजाम की विजय होती है और मुबारिज खां परास्त हो जाता है खुर्दा के युद्ध में। और कब लड़ा जाता है, तो यह 1724 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसके बाद है भोपाल का युद्ध। भोपाल का युद्ध जो है ये 1737 में लड़ा जाता है। भोपाल का युद्ध कब लड़ा जाता है, तो 1737 में लड़ा जाता है बाजीराव प्रथम और मुग़लों के मध्य। और इसमें जो है बाजीराव प्रथम के हाथों में रहती है, यानी कि विजित कौन होता है, तो बाजीराव प्रथम होता है विजित, और मुग़ल इस समय परास्त हो जाते हैं 1737 में। क्योंकि बाजीराव प्रथम के समय जो है मराठों की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पे थी। इस तरह जो है उसने यानी कि मुग़ल वंश तक को चैलेंज कर दिया, यानी दिल्ली तक अधिकार करने की जो है क्षमता इसमें रखते थे बाजीराव प्रथम। इसके बाद है अगला करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध जो है ये 1739 ईस्वी में लड़ा गया था। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया था, तो करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह नादिर शाह, चूँकि यह नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, चूँकि इस समय मुग़ल वंश की स्थिति बहुत गड़बड़ थी। क्योंकि इस समय जो है अगर आप देखेंगे, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु जो होती है वो 1707 में हो जाती है, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही धीरे धीरे मुग़ल वंश की कहानी ख़त्म होने लगती है। यानी कि धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं केंद्रीकृत थी, जो अभी तक जितने भी मुग़ल वंश के शासक हुए, चाहे वो हुमायूं हो, चाहे वो बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, जितने भी शासक थे, औरंगजेब, इन्होंने जो है व्यवस्था को केंद्रीकृत करके रखा हुआ था। यानी कि अपने समकालीन जो छोटे मोटे सामंत होते थे उनको दबा के रखते थे ये लोग। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तुरंत जो है सभी अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, और इस तरह से जो है धीरे धीरे इनकी सत्ता कमज़ोर होने लगती है। तो इसमें क्या होता है कि इसी समय जो है नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है, यानी ईरानियों का आक्रमण हो जाता है, नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है, और उसने जो है मोहम्मद शाह को परास्त कर देता है। वह करनाल के युद्ध में 1739 में नादिर शाह ने क्या किया कि इसने जो है मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को परास्त कर देता है। और यहाँ तक इसने इसके द्वारा जो है कोहिनूर का हीरा और तख्त ताउस, यानी कि जो शाहजहाँ के द्वारा जो तख्त ताउस बनवाया गया था, उस सिंहासन, उसको भी जो है ये लेकर के ईरान चला जाता है। और इसने जो है काफ़ी इतना ज़्यादा जो है इसने लूटपाट मचाया, उत्पात मचाया, जिसकी कोई सीमा नहीं। इसके बाद जो है अगला युद्ध, चूँकि करनाल के युद्ध के बाद ही 1739 ऐसा माना जाता है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707, यहीं से जो है मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाता है और भारत में आधुनिक भारत का प्रारंभ हो जाता है। यानी कि आधुनिक भारत के यहीं से जो है नींव पड़ जाती है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब की मृत्यु से नहीं,
1757 यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद ही जो है भारत में मध्यकालीन इतिहास का दौर समाप्त होकर के आधुनिक भारत का दौर जो है प्रारंभ हो जाता है। अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग स्टेटमेंट है, किसी ने जो है 1857 को ही माना है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। चूँकि अब अगर आप देखेंगे तो लगभग 1498 यानी कि 15वीं शताब्दी में यहाँ से भारत में यूरोपियों का भी आगमन होने लगता है। और जब तक जो है भारत में मजबूत शासक थे तब तक ये निष्क्रिय के रूप में बने रहे, व्यापार करते रहे और भारत की स्थिति और परिस्थिति को ये भांपते रहे, समझते रहे। ठीक, जैसे ही इनके अनुकूल फेवर आया, ठीक, फेवर जो है इनके अनुकूल जैसे ही आया, इन्होंने अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर दिया और भारत को धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, गुलाम की जंजीरों में जकड़ने लगे और धीरे धीरे इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। व्यापारिक कंपनी जो है भारत में किस तरह से प्रशासक बन गई, वो बात की बात है। ठीक, आइए देखते हैं इनके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा जो है कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद है देखिए गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध जो है यह 1740 में सरफराज खां और अलवर्दी खां, यानी कि ये दोनों बंगाल के नवाब थे। ये दोनों कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे, सरफराज खां और अलवर्दी खां। चूँकि बंगाल के स्वतंत्र शासक के रूप में जो इसने नींव डाली थी वो मुर्शिद कुली खां था। कौन था? मुर्शिद कुली खां के द्वारा जो है बंगाल को स्वतंत्र अस्तित्व में लाया जाता है, यानी कि स्थापना की जाती है। तो आगे चल करके जो है गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में लड़ा जाता है और इस युद्ध में जो है सरफराज खां और अलवर्दी खां के बीच लड़ा जाता है यह युद्ध। और इसमें जो है अंतिम रूप से विजय किसकी होती है? तो अलवर्दी खां की होती है। इसके बाद है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। अब यहीं से जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध लड़ा जाता है। फिर इसके बाद आंग्ल कर्नाटक 3 युद्ध लड़े जाते हैं, आंग्ल मैसूर 4 युद्ध लड़े जाते हैं, आंग्ल मराठा 3 युद्ध लड़े जाते हैं, आंग्ल अफ़गान 3 युद्ध लड़े जाते हैं। ठीक, आंग्ल नेपाल, आंग्ल बर्मा, आंग्ल मराठा, आंग्ल सिख, इस तरह से जो है सबके साथ अंग्रेज़ों ने बारी बारी से करके जो है धीरे धीरे सबको तोड़ना चालू कर दिया और एट लास्ट में जो है एक शक्ति के रूप में यह उभर कर सामने आते हैं। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है ये 1744 से 1748 के बीच लड़ा जाता है। क्योंकि इसमें जो है भारतीयों का कोई रोल नहीं रहता है, इसमें जो है फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के मध्य ही जो ये युद्ध होता है। तो फ्रांसीसी जो गवर्नर रहता है वो डुप्ले था। फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले और अंग्रेज़। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अंग्रेज़ के मध्य जो है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1744 से 1748 के मध्य लड़ा जाता है। और इसमें भी जो है एट लास्ट में विजय किसकी होती है? तो अंग्रेज़ों की ही विजय हो जाती है। प्रथम आंग्ल कर्नाटक में भी अंग्रेज़ ही विजित होते हैं। इसके बाद द्वितीय आंग्ल कर्नाटक, चूँकि प्रथम आंग्ल कर्नाटक जो है 44 से 48 4 वर्ष तक चलता है। इसके बाद फिर जो है 2 वर्ष के बाद ही जो है 1750 से लेकर के 1754 यानी कि लगभग 4 वर्षों तक ये भी युद्ध चलता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर इस समय भी डुप्ले ही रहता है और अंग्रेज़ डुप्ले, और क्योंकि 50 से 54 के बाद है तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अंग्रेज़ के मध्य जो है यह युद्ध लड़ा जाता है। और इसमें भी जो है विजय किसकी होती है? तो इसमें भी अंग्रेज़ों के हाथ में ही बाजी आ जाती है। इसके बाद है आंग्ल कर्नाटक तृतीय युद्ध जो है यह 1757 से लेकर के 1763 के मध्य लड़ा गया। इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अगर आप देखेंगे 57 से 63 लगभग 6 वर्ष ही चला, चूँकि ये भारत से बाहर जो है इसकी भूमिका थी। तो इसमें जो है चूँकि इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और इस समय जो है कार्यभार सौंप दिया जाता है लैली को। कार्यभार किसे सौंप दिया जाता है? तो कार्यभार सौंप दिया जाता है लैली को। और इसमें जो है इसमें भी क्या होती है? अंग्रेज़ों की पराजय हो जाती है। यानी कि तीनों युद्ध में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1744 से 1748 ईस्वी, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1750 से 1754 के मध्य और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध
1757 से 1763 के मध्य लड़ा जाता है, और जिसमें 2 युद्ध में जो है फ्रांसीसियों की तरफ से जो नेतृत्व करता है वह डुप्ले करता है, और तीसरे युद्ध में जो है लैली के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, और एट लास्ट में जो है तीनों में जो विजय होती है वह किसकी होती है? तो तीनों में विजय अंग्रेज़ों की ही होती है। इसके बाद जो अगला है, चूँकि 1757 का टाइम पीरियड चल रहा है, तो 1757 में महत्वपूर्ण प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है, और प्लासी का युद्ध जो है यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य लड़ा जाता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य लड़ा जाता है, और चूँकि यही एक जो युद्ध था वो निर्णायक युद्ध था। चूँकि वैसे ये अक्सर माना जाता है कि ये एक्चुअली में युद्ध हुआ ही नहीं था, ये तो एक सिर्फ धोखा था। चूँकि अंग्रेज़ों द्वारा जो है मिर्ज़ाफ़र जो है वो नवाब का सेनापति था, और उसने जो है सिंहासन का लालच दे करके जो है उसे अपनी तरफ से मिला लिया, और एक्चुअली में ये जो है सेना लेकर के गया ही नहीं। तो इस तरह से जो है माना जाता है कि युद्ध हुआ ही नहीं, धोखे से जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद प्लासी का युद्ध जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है 1757 में, और प्लासी के युद्ध के बाद ही धीरे धीरे माना जाता है भारत में कि अब धीरे धीरे अंग्रेज़ों की स्थिति यहीं से मजबूत होने लगती है। क्योंकि सिराजुद्दौला जो था यह एक मजबूत शासक था जो अंग्रेज़ों को टक्कर देता था, जिसकी वजह से जो है उसको मारना अंग्रेज़ों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। इसके बाद जो है अगला, प्लासी के युद्ध के बाद बेदरा का युद्ध जो है यह 1759 ईस्वी में, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, यह 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों और डचों के मध्य लड़ा गया। 1759 में डच और अंग्रेज़ों के मध्य जो है बेदरा का युद्ध लड़ा गया, और बेदरा के युद्ध के बाद ही पूरी तरह से भारत में अंग्रेज़ों ने डचों का दमन कर दिया। पूरी तरह से जो है यहाँ से इनका सुपड़ा साफ हो गया। इस तरह से जो है बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों को जो है काफ़ी बड़ी सफलता मिलती है, और इस तरह से जो है डचों का भारत से जो है यहाँ कहानी इनकी ख़त्म हो जाती है। बेदरा के युद्ध के बाद ही अगले वर्ष यानी कि 1760 में वांडीवास का युद्ध हो जाता है। बेदरा का युद्ध और वांडीवास का युद्ध, तो यहाँ से जो है वांडीवास के युद्ध में 1760 में जी अंग्रेज़ों की तरफ जो नेतृत्व कर रहा था वो आयरकूट था, सर आयरक्रूट, और फ्रांसीसियों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो लैली था। आयरक्रूट और लैली यानी कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य जो है यह वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, और इस युद्ध में भी अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है, और बेदरा के युद्ध में डचों का भारत से सफाया हो जाता है, और वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों का भारत से सफाया हो जाता है। तो इस समय जो है जो और यूरोपीय शक्तियाँ थी उनको अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके एक एक करके जो है भारत से बाहर खदेड़ दिया और अपने आप को सुप्रीमो बना लिया। इसके बाद है अगला जो युद्ध है वह है पानीपत का तृतीय युद्ध। अगला कौन सा है? पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य। पानीपत का तृतीय युद्ध यहाँ पे लड़ा जा रहा है। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है यह 1761 अहमद शाह अब्दाली, यानी कि ये अहमद शाह अब्दाली जो है उसी का वंशज है। किसका? नादिर शाह का, जिसने जो है तख्ते ताउस और कोहिनूर को लेकर के जो है चला गया था कहाँ? ईरान, और दिल्ली को इतना लूटा जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि उस समय जो है मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। इसके बाद जो है अगला युद्ध कौन सा है? तो अगला युद्ध जो है वह पानीपत का युद्ध 1761 में अब्दाली और मराठे के मध्य लड़ा जाता है, और इस युद्ध में भी अहमद शाह अब्दाली जो है विजित हो जाता है, मराठे परास्त हो जाते हैं इस युद्ध में। पानीपत का तृतीय युद्ध में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध 1192।
पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध और 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध। इसके बाद है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है यह 1764 में लड़ा जाता है और यह अंग्रेज़ों की भारत में एक निर्णायक जीत थी। बक्सर का युद्ध जो है भारत में जो 3 प्रमुख शक्तियाँ थी, यानी कि बंगाल का नवाब, चूँकि मीर जाफ़र के बाद जो अगला नवाब बनता है बंगाल का वो मीर कासिम बनता है। मीर कासिम बंगाल का नवाब था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। इन तीनों मिल करके जो है संयुक्त रूप से एक साथ अंग्रेज़ों से लड़ते हैं और इस युद्ध में भी जो है अंग्रेज़ों ने बक्सर के युद्ध में, और अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो था। प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव था, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो ने 1764 के बक्सर के युद्ध में इन तीनों शक्तियों को संयुक्त रूप से एक साथ परास्त कर दिया और अब कोई ऐसी शक्ति नहीं थी भारत में जो अंग्रेज़ों का जो है विरोध कर सकती थी। और इस तरह से जो है अंग्रेज़ों का धीरे धीरे एक छत्र राज हो गया, एक छत्र राज स्थापित हो गया। अब उन्हें लगने लगा कि अब हम भारत में क्या करेंगे, यानी भारत में अब हम शासन करेंगे। और यहीं से जो है उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि दीवानी को अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद है अगला है आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, चूँकि मैसूर इतिहास में एक प्रमुख स्थान रखता है और मैसूर का शासक यानी कि मैसूर का शासक टीपू सुल्तान और उसका पिता हैदर अली। हैदर अली और टीपू सुल्तान इतिहास में, मैसूर के इतिहास में इनकी जो है प्रमुख भूमिका रही है। तो अगर हम बात करें आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध, यह लड़ा गया था 1766 से 1769 के बीच। 1766 से और 1769 के बीच जो है यह युद्ध लड़ा गया था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है मैसूर की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वह कौन था? मैसूर की तरफ से अगर हम देखेंगे तो वह जो है हैदर अली। हैदर अली जो है इस प्रथम युद्ध में, आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध में जो है वह विजित होता है। आंग्ल प्रथम मैसूर युद्ध में क्या होता है कि वह हैदर अली विजित होता है और यह अंग्रेज़ों को परास्त करने में सफल हो जाता है। हैदर अली पहला ऐसा शासक था जिसने अंग्रेज़ों को परास्त किया था। हैदर अली मैसूर का पहला शासक था जिसने अंग्रेज़ों को परास्त किया था, या भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अंग्रेज़ों को परास्त किया था। आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध। इसके बाद है रुहेला का युद्ध। रुहेला का युद्ध जो है ये 1774 में लड़ा जाता है। रुहेला का युद्ध कब लड़ा जाता है? तो रुहेला का युद्ध 1764 में लड़ा जाता है और इस समय जो है 1764 में बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर कौन था? तो हेस्टिंगस था, वारेन हेस्टिंगस और हाफिज़ खां। आगे चल कर के यही जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, वारेन हेस्टिंगस। और इसमें जो है अंग्रेज़ों की ही विजय होती है। रुहेला का युद्ध 1774 में भी अंग्रेज़ों की ही विजय हो जाती है। इसके बाद है सिंदखेड़ा का युद्ध। अगला है सिंदखेड़ा का युद्ध। सिंदखेड़ा का युद्ध जो है यह 1775 में, सिंदखेड़ा का युद्ध 1775 में निजाम और मराठे के मध्य लड़ा जाता है। सिंदखेड़ा का युद्ध जो है 1775 ईस्वी में जो है यह सिंदखेड़ा का युद्ध निजाम और मराठे के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें मराठे विजयी होते हैं। जिसमें मराठे कौन होते हैं? विजय होते हैं सिंदखेड़ा का युद्ध में, जो 1775 में लड़ा गया था। इसके बाद है आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह जो है 1780 से 82 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह 1780 से 1782 में लड़ा गया था और यह जो है हेस्टिंग्स और हैदर अली, यह जो है हेस्टिंग्स और मराठे, यानी कि मराठों की तरफ से जो था वो नाना फडणवीस था। मराठों की तरफ से नाना फडणवीस और हेस्टिंग के मध्य लड़ा गया था, जो युद्ध क्या था? अनिर्णित था, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। यह पहला ऐसा युद्ध था
जिसमें जो है अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य लड़ा गया था, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। अंग्रेज़ों की तरफ से वारेन हेस्टिंग्स था, जबकि मराठों की तरफ से नाना फडणवीस जो है नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद है आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध। आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध यह 1780 से 82 के मध्य लड़ा जाता है और यह युद्ध हैदर अली और टीपू दोनों लोग संयुक्त रूप से लड़ते हैं, जिसमें अंग्रेज़ों की तरफ से अगर हम देखेंगे तो हेस्टिंग्स, इसमें जो है टाइम पीरियड किसका है 1780 से 82, तो ये टाइम पीरियड है वारेन हेस्टिंग्स का। और वारेन हेस्टिंग्स जो है अंग्रेज़ों की तरफ से तथा हैदर अली, मैसूर के शासक हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान दोनों संयुक्त रूप से लड़ते हैं। और यह युद्ध भी क्या होता है, अनिर्णित होता है, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। इस युद्ध में घायल के दौरान ही टीपू सुल्तान जो है वो हैदर अली जो है इस युद्ध में घायल हो जाता है और आगे चल कर के उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद आगे होगा आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध और आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध। आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध जो है वह 1790 से 92 चलता है, जबकि आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध 1799 में लड़ा जाता है। और दोनों युद्ध जो है 90 से 92 और 99 में टीपू सुल्तान के द्वारा ही लड़ा जाता है। आगे देखेंगे तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह 1790 से 1792 के मध्य, 1790 से 1792, चूँकि अगर आप देखेंगे तो इसमें जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें वारेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो है अगला जो बंगाल का गवर्नर जनरल आता है वह कौन आता है, तो वह कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसे भारत में जो है भू राजस्व बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है और पुलिस का भी जनक कहा जाता है। और कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का भी जनक कहा जाता है, जिसकी कब्र अगर आप देखेंगे तो गाजीपुर में स्थित है। इसके बाद आप देखेंगे कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के मध्य जो है आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध लड़ा गया था, जो 1790 से 92 के मध्य लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है। इसके बाद है आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध। आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध जो लड़ा गया था वह 1799 में लड़ा गया था और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है। और इस युद्ध में ही आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध में ही क्या होता है कि टीपू सुल्तान मारा जाता है। इसके बाद अगला है आंग्ल मराठा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगला कौन सा युद्ध है, तो अगला है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1775 से 82 के मध्य लड़ा गया था। और यह नाना फडणवीस और हेस्टिंग्स के मध्य लड़ा गया था, जो क्या हुआ था, अनिर्णित हुआ था। जबकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह यानी कि 20 वर्ष बाद जो है आगे चल कर के 20 वर्षों बाद लड़ा जाता है। यह 1803 से 6 के मध्य लड़ा जाता है। और चूँकि ये टाइम पीरियड जो था वो वेलेजली का था और वेलेजली को ही भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। वेलेजली और मराठों के मध्य जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है। मराठा यहाँ परास्त हो जाते हैं। नाना फडणवीस के समय में कोई निर्णय नहीं निकला था आंग्ल मराठा युद्ध का, जबकि यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो है अंग्रेज़ विजय हो जाते हैं। इसके बाद है आंग्ल नेपाल युद्ध, जो 1814 से 16 के मध्य लड़ा गया था। 1814 से 16 के मध्य आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था, जो अंग्रेज़ों और गोरखों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज़ क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं 1814 से 16 के मध्य। इसके बाद है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। अगला कौन सा है, तो अगला है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है यह 1824 से 26 के मध्य लड़ा गया था। अंग्रेज़ों और बर्मी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें क्या होता है, अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है। 1824 से 26 के मध्य प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था, बर्मी और अंग्रेज़ों के मध्य। चूँकि ये टाइम पीरियड जो था यह ऑकलैंड, ये जो है अंग्रेज़ों का और बर्मों के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेज़ क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं। इसके बाद है प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध। अगला कौन सा है, तो अगला है प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध।
प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है यह 1839 से 42 के मध्य लड़ा जाता है। अफगानियों और अंग्रेज़ों की तरफ से आगलैंड के मध्य लड़ा जाता है। अंग्रेज़ों और अफगानियों के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेज़ विजयी हो जाते हैं। जिसमें अंग्रेज़ क्या हो जाते हैं? विजय हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो युद्ध है वह है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, सिखों की अगर हम बात करें तो जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक अंग्रेज़ों की मजाल नहीं थी कि उधर आंख उठा करके देख लें। लेकिन जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, आगे चल करके जो है इन्होंने सिखों पे भी अटैक किया। इसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में 1845 से 46 के मध्य लड़ा जाता है। इस समय जो है अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व करता जो था वो हार्डिंग था, और सिखों के मध्य जिसमें अंग्रेज़ क्या आ जाते हैं? विजयी हो जाते हैं। इसके बाद है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय दो आंग्ल सिख युद्ध लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था वह 1845 से 46 के मध्य लड़ा गया था, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है यह 48 से 49 के मध्य लड़ा गया था। और इसमें जो है चूँकि ये टाइम पीरियड किसका आ जाता है? लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड आ जाता है, और इसमें भी जो क्या होता है? अंग्रेज़ विजयी हो जाते हैं। इसके बाद है द्वितीय बर्मा युद्ध। द्वितीय बर्मा युद्ध यह भी जो है अंग्रेज़ों और बर्मियों के मध्य लड़ा जाता है, द्वितीय बर्मा युद्ध। और द्वितीय बर्मा युद्ध जो था यह 1852 में लड़ा गया, जो कि 1852 का मतलब कि लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड है, इसमें लड़ा गया था, और जिसमें विजय अंग्रेज़ों की होती है। इसके बाद है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है यह 1878 से 80 के मध्य लड़ा गया था, जिसमें 1878 से 80 के मध्य लड़ा गया था लिटन और अफगानियों के मध्य, जिसमें क्या होती है? अंग्रेज़ों की ही विजय होती है, यानी कि लॉर्ड लिटन की ही विजय होती है। इसके बाद है तृतीय बर्मा युद्ध। तृतीय बर्मा युद्ध जो है 1885 ईस्वी में लड़ा गया। 85 ईस्वी की बात करें तो कांग्रेस का टाइम पीरियड है, यानी कि इस समय जो था वह टाइम पीरियड किसका है? इस समय जो है जो टाइम पीरियड है वो लॉर्ड डफरिन का है, और डफरिन और अफगानियों के मध्य जो है बर्मा के मध्य युद्ध होता है, और इसमें जो है अंग्रेज़ विजयी हो जाते हैं। इसके बाद है तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। इसमें भी यह 1919 में लड़ा जाता है। चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड था। इसमें भी क्या होते हैं? आंग्ल अफगान युद्ध। इसमें भी जो है अंग्रेज़ विजयी हो जाते हैं। इस तरह से जो है यह पूरा का पूरा जो है लगभग आधुनिक भारत तक हमने पूरा ऐतिहासिक युद्ध को कवर कर लिया। अब कुछ दक्षिण भारत के इतिहास प्रमुख युद्ध हैं, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लें। इसके बाद जो है आज़ादी के बाद जो 2-3 युद्ध लड़े गए थे, भारत चाइना, भारत पाकिस्तान, ठीक, इस तरह से जो है जो युद्ध लड़े गए थे उस पर भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेंगे। दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो चोलकालीन कुछ प्रमुख युद्ध हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है मणिमंगलम का युद्ध। यहाँ थोड़ा सा वर्ड जो होता है दक्षिण भारत का थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो मणिमंगलम का युद्ध जो है, चूँकि यहाँ ये टाइम पीरियड मायने नहीं रखता है, बस सिर्फ आप इतिहास जानते रहिए किसके किसके मध्य लड़ा गया था और इसमें विजय किसकी हुई थी। तो नरसिंह वर्मन प्रथम और मणिमंगलम का युद्ध जो है यह नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम के मध्य लड़ा गया था, जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम की विजय हो जाती है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है एक महान शासक था। इसके बाद है कुप्पम का युद्ध जो है यह राजा धीराज और राजेंद्र द्वितीय, यानी कि इस युद्ध में राजा धीराज की मृत्यु हो जाती है। राजा धीराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजेंद्र द्वितीय जो है कमान को संभालता है, और युद्ध में ही विजय करके वहीं पे जो है अपना राज तिलक करवाता है, और कल्याणी के चालुक्यों के मध्य जो है यह युद्ध लड़ा जाता है, और लास्ट में विजय जो किसकी होती है? तो राजेंद्र द्वितीय की होती है, और यहीं पे वह जो है युद्ध क्षेत्र में ही वह अपने आप को राजा घोषित करता है। इसके बाद है कुंडल संग्राम का युद्ध। अगला को युद्ध कौन सा है? तो अगला है कुंडल संग्राम का युद्ध। और कुंडल संग्राम का युद्ध जो है यह राजेंद्र द्वितीय जो था ये चोल शासक था। राजेंद्र द्वितीय और सोमेश्वर प्रथम जो कल्याणी के चालुक्य का शासक था।
सोमेश्वर प्रथम जो है ये कल्याणी के चालुक्य का प्रथम सोमेश्वर प्रथम जो है यह कल्याणी के चालुक्य का शासक था, जबकि राजेंद्र द्वितीय जो था ये चोल शासक था। इनके मध्य जो है युद्ध होता है, कौन सा युद्ध? कुंडल ग्राम का युद्ध, कुंडल संग्राम का युद्ध। और एट लास्ट में इसमें जो है राजेंद्र चोल की ही विजय हो जाती है। इसमें जो है परांतक चोल, इसमें किसकी विजय होती है? तो इसमें राजेंद्र चोल की विजय हो जाती है। और अगला जो है वह बेलूर का युद्ध है। और बेलूर का युद्ध जो है यह परांतक प्रथम जो कि चोल शासक था और राजसिंह द्वितीय जो पांड्य शासक था, इन दोनों के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें परांतक यानी कि चोल शासक परांतक की ही विजय होती है। किस युद्ध में? तो वेलूर के युद्ध में। अगला है तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का 2 युद्ध होता है। तक्कोलम का प्रथम युद्ध जो है यह कृष्णतिथि जो था ये राष्ट्रकूट शासक था। कृष्णतिथि और परांतक प्रथम चोल शासक, यानी कि राष्ट्रकूट शासक और चोल शासक, यानी कृष्णतिथि और परांतक के प्रथम के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा जाता है, तक्कोलम का प्रथम युद्ध, जिसमें कृष्णतिथि जो होता है वह विजयी होता है। अगला जो है तक्कोलम का द्वितीय युद्ध। इसमें वीर पांड्य और गंडरादित्य, वीर पांड्य और गंडरादित्य जो है ये चोल शासक था, इनके मध्य जो है ये युद्ध लड़ा जाता है। और इसमें जो है क्या होता है कि वीर पांड्य की ही विजय हो जाती है। वीर पांड्य जो है तक्कोलम के द्वितीय युद्ध में विजय होता है। और तक्कोलम के प्रथम युद्ध में जो है वह राष्ट्रकूट शासक कृष्णतिथि की विजय होती है। अगला है चेबूर का युद्ध। अगला कौन सा युद्ध है? तो अगला है चेबूर का युद्ध। चेबूर का युद्ध जो है ये परांतक द्वितीय जो कि चोल शासक था और वीर पांड्य। चेबूर का युद्ध परांतक प्रथम और वीर पांड्य के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें क्या होता है कि परांतक प्रथम की ही विजय हो जाती है। इस तरह से हमने पूरा युद्ध को कंप्लीट किया। अब सिर्फ और सिर्फ रह गया है देश की आज़ादी के बाद जो युद्ध लड़े गए थे उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें, चूँकि 1947 में देश आज़ादी के बाद अगर आप देखेंगे तो 1962 ईस्वी में जो है इंडो चाइना वार शुरू हो गया, क्योंकि चीन ने जो है भारत में अवैध तरीके से उसने जो है अटैक करना प्रारंभ कर दिया। और 1962 में जो है चीन ने घुसपैठ करना प्रारंभ कर दिया, तो फलस्वरूप जो है युद्ध छिड़ गया। और इस युद्ध में जो है भारत परास्त हो जाता है 1962 के युद्ध में। फलस्वरूप जो है 1965 में इंडो पाक वार शुरू हो जाता है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है युद्ध प्रारंभ हो जाता है 1965 में। और इस युद्ध में जो है भारत पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से परास्त करता है। भारत जो है बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान को परास्त करता है और इस युद्ध में जो है भारत की विजय होती है। इसके बाद जो अगला युद्ध होता है वह 1971 में होता है। 1971 में चूँकि अगर हम बात करें तो यहाँ बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए युद्ध किया गया था। चूँकि अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश जैसा जो है कोई देश अस्तित्व में आए, इसलिए जो है उसने युद्ध किया 1971 में, और जिसमें जो है भारत पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से परास्त करता है। जिस तरह से 1965 के युद्ध में परास्त करता है, उसी तरह से 1971 के युद्ध में परास्त करता है। फलस्वरूप जो 1971 में बांग्लादेश नामक एक नया राष्ट्र जो है वो अस्तित्व में आता है। इसके बाद 1999 में कारगिल वार शुरू हो जाता है भारत और पाकिस्तान के मध्य। और कारगिल वार में ही भारत क्या करता है कि पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से परास्त करता है। इस तरह से पूरे टॉपिक को हमने डिटेल से चर्चा किया, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनने चाहिए सभी क्वेश्चन जो है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इस टॉपिक से बाहर जाएगा। हमने पूरे टॉपिक पे हर पॉइंट पे हमने पूरा चर्चा कर दिया है, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग ये टॉपिक ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। और अभी इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।